जनवरी की हमें सेल्स दी गई हैं क्रेडिट, फेब की सेल्स दी गई हैं, मार्च की सेल्स दी गई हैं। उसने हमसे ये पूछा है कि आप ये बताओ कि आपको कितना कैश बजट मार्च में मिलेगा। वो कह रहा है कि रिसीवेबल हैव रिसेंटली बीन सेटलिंग देयर डेट 50%। कि जो रिसीवेबल क्या होते हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे पैसे देने होते हैं, इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग ऑफ सेल। मंथ ऑफ फॉलोइंग सेल का मतलब ये है कि जिस मंथ में सेल हुई उसके अगले मंथ में 50% वो पेमेंट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ, अगले अगले मंथ में 50% वो पे करेंगे। वो कह रहा है 50% 2 मंथ आफ्टर सेल। 50% तब जब 2 मंथ आफ्टर सेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी में सेल हुई है तो जनवरी की सेल के बाद 2 मंथ कहाँ पे बनते हैं, मार्च में बनते हैं। किस तरह पता चला, जनवरी पूरा मंथ, फेब पूरा मंथ, तो 1 और 2, ये वाला मंथ और ये वाला मंथ, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 मंथ बाद मार्च में हमारी पेमेंट आएगी। अच्छा, वो कह रहा है कि अप्रॉम्प्ट पेमेंट जो उसी मंथ में पे कर देंगे, यानी कि जल्दी पे करेंगे, उनको 3% डिस्काउंट मिलेगा। टू दोज रिसीवेबल पेइंग इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब जल्दी जल्दी जो पे कर देंगे उनको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉलोइंग यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर जो पे करेंगे, सबसे जल्दी पे करेंगे। अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी 25%। मार्जिन सेल्स पे होता है और 25% उसने वो भी दे दिया। कह रहा है ड्यू टू एन एंटिसिपेटेड कंटिन्यूड इंक्रीज इन सेल, मतलब इनकी इनके कंटिन्यू सेल्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है। ये भी चीजें थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिस्टर ग्रॉब इंटेंड्स टू इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है तो वो अपनी इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करना चाह रहा है 2000 से। इसका मतलब ये है कि वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2000 और रखना चाह रहा है। इट इंटेंडेड दैट पेएबल बैलेंस इंक्रीज बाय 3000, और वो कह रहा है कि पेएबल का बैलेंस 3000 से इंक्रीज होगा टू ईज कैश फ्लोज इन द सेम मंथ। मतलब ये वो यहाँ पे कह रहा है कि पेएबल का बैलेंस पेएबल का बैलेंस 3000 से वो इंक्रीज कर रहा है ताकि सेम मंथ के अंदर, ताकि मतलब हमारा जो पेएबल का बैलेंस यानी कि लेट हो और हम लोग अपने पीछे कैश यूज कर सके, हमारे पास पीछे कैश बच सके। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो का बजट बनाना है, मार्च के अंदर बनाना है कि मार्च में कितने पैसे रिसीव होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्च में कितने पैसे रिसीव होंगे। पहली बात यह है कि मार्च से पीछे कौन सा मंथ है, मार्च से पीछे फेब का मंथ है। तो एक महीने का उसने टाइम बोला है ना, यहाँ पे उसने बोला है मंथ ऑफ द फॉलोइंग सेल, यानी कि इस महीने में सेल हुई तो इसके पैसे 20,000 है, मार्च में आएंगे। इसके पैसे भी मार्च में आएंगे, लेकिन इनका कितने परसेंट आएगा, 50% आएगा। और उसने साथ लिखा था कि वो लोग जो मंथ ऑफ फॉलोइंग में पे करेंगे, यानी कि फॉलोइंग मंथ, अगले मंथ में पे करेंगे, उनको हम 3% डिस्काउंट भी देंगे। तो फेब की जो सेल है, फेब की हमारी सेल है 15,000 की। इस 15,000 का 50%, 50% आएगा, लेकिन 50% का मतलब 50% जो अमाउंट आएगी वो पूरी नहीं आएगी, उसका 97% आएगा, 0.97% आएगा। उसकी रीजन क्या है, 3% हमने उनको डिस्काउंट दिया है क्योंकि मंथ उसी वो मतलब अगले महीने में ही पे करें, जल्दी पे करें, उनको डिस्काउंट मिल रहा है। तो फेब का जो 15,000 है उसका आपको आएगा कितना, इसकी अमाउंट आएगी। प्लस हमने क्या कर लेना है, प्लस एक और चीज देखो, उसने ये भी बोला था कि जो सेल हुई है, यानी कि मंथ ऑफ सेल है, मंथ ऑफ सेल जनवरी है, उसके 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ सेल के 2 महीने बाद भी पेमेंट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो जनवरी का 12,000 है, इसका इसके 2 मंथ मार्च में पूरे हो जाएंगे तो इसके पैसे भी आएंगे। इसके पैसे कितने आएंगे, 12,000 का 50%, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 आप कर लो, या 50% ले लो। ये दोनों ऐड होंगी क्योंकि आधे फेब के पैसे आएंगे, आधे जनवरी के पैसे आएंगे, दोनों के पैसे हम मिलाएंगे तो ये वाली पेमेंट जो होगी ये बनेगी $13,275 की। और F2 के अंदर ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं क्योंकि उधर खुद लिखना होता है, तो हमने ये चीज लाजमी याद रखनी है। लेकिन आप इस तरह डाटा को देखते जाओगे तो हाईलाइट करते जाओगे, आपको समझ आती जाएगी। मंथ ऑफ फॉलोइंग का मतलब होता है कि आज जो सेल हो रही है उससे नेक्स्ट मंथ, यानी कि फॉलोइंग मंथ अगला मंथ होता है। तो अगले मंथ में उसने कहा है कि जो पिछला सारा मंथ होगा उसका 50%, लेकिन जो जल्दी पे कर रहे हैं उनको 3% डिस्काउंट देंगे। बट जो 2 महीने बाद पे कर रहे हैं उनका 50% वो भी आएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 13,275 आ गई। उसके बाद उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द बजटेड पेमेंट टू सप्लायर इन मार्च 2000 X4। सप्लायर को कितनी पेमेंट करेंगे, सप्लायर को कितनी पेमेंट करेंगे। अब सप्लायर को पेमेंट करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमने परचेजिंग कितनी की थी। पहली बात यह है कि
पेमेंट करनी है ना, मार्च में कितनी पेमेंट होगी, तो मार्च में हमने मटेरियल कितने का लिया, मटेरियल हमारे पास जो आया है यानी कि कॉस्ट कितनी आई है उसके ऊपर वो हम देखेंगे कि 21,000 का, पहली बात है 21,000 का मार्च में मटेरियल आया है। उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% है तो हमें तो कॉस्ट चाहिए, हमें उसकी कॉस्ट चाहिए ना कि कॉस्ट कितनी है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने हमें क्या बताया है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% है। जब मार्जिन 25% होता है तो उसका मतलब ये है कि अगर ये जो सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% है तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि सेल 100% होगी, यानी कि मार्जिन के ऊपर बेस सेल प्राइस होती है। तो इसका मतलब ये कॉस्ट कितनी रही होगी, कॉस्ट 75% रही होगी, 75 प्लस 25 100% होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखना है कि कॉस्ट कितनी पड़ी, 21,000 की ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। तो सेल्स में से अगर 25% प्रॉफिट निकल गया, सेल्स में से 25% प्रॉफिट निकल गया तो 75% कॉस्ट है, ये हमने फॉर्मूला किया। तो 21,000 की जो सेल थी उसका 75% एक तो हमने पे करना है क्योंकि वो हमारी कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा उसने हमें कुछ हिंट भी यहाँ पे दिए थे। मिस्टर ग्रॉप इंटेंड टू इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल मार्च 2000 एक्स फोर 2000 से उसने इंक्रीज करना है, 2000 से उसने इंक्रीज करना है, तो वो भी हमने देखना है। और 2000 से उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री करा इंक्रीज करनी है, प्लस उसके पास वो कह रहा है कि पेएबल का बैलेंस जो है वो 3000 से उसने वो भी इंक्रीज करना है। तो 3000 से वो बैलेंस भी हम देखेंगे, जाहिर है 3000 से पेएबल का बैलेंस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम पेएबल को 3000 नहीं पे करेंगे, ताकि उसने लिखा है हमारे पास अपने पास कैश उस मंथ में बच सके। तो इसका तो 21,000 का 75% लेंगे, प्लस 2,000 से हमने उस इन्वेंट्री को बढ़ाना है, इंक्रीज करनी है इन्वेंट्री लेवल 2000 से, माइनस 3000 क्योंकि 3000 अभी हमने इंक्रीज करना है पेएबल का बैलेंस। पेएबल का बैलेंस है जिन लोगों को हमने पैसे देने, अभी हम उनको उनका बैलेंस इंक्रीज करें, तो इसका मतलब ये है कि 3000 माइनस हो जाएगा पेएबल जाएंगे, तो पैसे इनके पेएबल्स को जाएंगे 3000 से। तो हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी, 21,000 का 75% प्लस 2000 प्लस 3000, ये आपके पास आ जाएगा 14,750। तो पहला यहाँ पे था 13,275, यहाँ पे आ जाएगा 14,750। डॉलर में है तो डॉलर में ही हम इसी तरह से अमाउंट लिखेंगे। अच्छा आगे वो कह रहा है कैलकुलेट, अगले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि कैलकुलेट द चेन बेस इंडेक्स फॉर द सेल्स फेब एंड मार्च 2000 एक्स फोर। फेब और मार्च का आपने क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए चेन बेस इंडेक्स क्या होता है। चेन बेस इंडेक्स का मतलब ये होता है जिस इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली वो होता है जो हम पिछला पास्ट का डाटा यूज करके अगले अगली सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, इंडेक्स सब नंबर जैसे होते हैं। तो इंडेक्स वो चेन कह रहा है, तो चेन का मतलब ये है कि पिछला इंडेक्स यूज करके आपने अगला इंडेक्स निकालना है, उसके उससे अगला यूज करके उससे अगला निकालना है। तो इस तरह चेन बनती जाएगी, उसको चेन बेस इंडेक्स कहते हैं। तो पहले उसने हमें हमें क्या पूछा है, फेब और मार्च का इंडेक्स कैलकुलेट करना है। चेन बेस इंडेक्स जब हम फेब में कैलकुलेट करेंगे और मार्च में कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या क्या बनता है। फेब के मंथ में हमने ये देखना है, फेब के मंथ के लिए चेन हमारी क्या कहती है, जनवरी से शुरू होगी चेन, जनवरी के यूज से फेब का आएगा इंडेक्स, और फेब के यूज से फेब की सेल्स को प्रिडिक्ट करके फेब की यूज करके मार्च की प्रिडिक्ट करेंगे, चेन बनती जाएगी ना, लाइक पिछला अगले से जुड़ता जाएगा। तो फेब के लिए हमारे पास चेन के लिए पीछे बेस क्या होगी, बेस होगी जनवरी, ठीक है, बेस होगी जनवरी। तो चेन बेस इंडेक्स के लिए हम मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, फेब की सेल्स कितनी है 15,000 अपनी सेल, और पीछे बेस क्या है, बेस है आपकी 12,000, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि इंडेक्स जो होता है वो हमने, जो बेस होती है बेस, यानी कि जिसको आप बेस यूज कर रहे हो, तो जैसे जनवरी है ना, तो जनवरी बेस है तो जनवरी का बेस होगा, इंडेक्स होगा 100, उस 100 को हम यूज करके आगे बाकी इंडेक्स निकालते हैं। तो फेब का हमारे पास आ रहा है 125 इंडेक्स, ठीक है। मार्च के यानी कि 125% से सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है।
25% इसका बढ़ा है। पिछला 100 था ना, तो 25% बढ़ा है, तो 25% 15,000 इंक्रीज हुई है, 3,000 और इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मार्च के लिए 21,000 इसकी अपनी सेल्स हैं, डिवाइडेड बाय फेब की सेल्स कितनी थी, 15,000, क्योंकि चेन बनानी है तो चेन पिछला आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा 140। मतलब ये कि 15,000 फेब की सेल्स थी, तो फेब की सेल्स 125% थी, 125% से 140% तक हमारी मार्च की सेल हुई, तो 40 - 25 ये वाला इंक्रीज आया हमारा अगले इंडेक्स के अंदर। तो आप जब इंडेक्स कैलकुलेट करोगे तो इधर आपका आ जाएगा 125 आंसर, इधर आपका आ जाएगा 140 आंसर। इस तरह से आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट वो कह रहा है कि फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हैज बीन मेड। ये कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दी गई है जिसको हमने कंप्लीट करना है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट सेंटेंस। करेक्ट करेक्ट वर्ड हमने यूज करना है। पहली बात वो कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज गैप 1 स्टेजेस, कि गैप 1 का जो आंसर है इनमें से इन दोनों में से चूज करना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस मतलब 5 स्टेजेस के अंदर पहले इंट्रोडक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी होती है, फिर मेच्योरिटी के बाद डाउनफॉल होता है। तो मतलब वो ओवरऑल पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 या 5, तो 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती हैं। वो एक बुक के अंदर ग्राफ भी बना हुआ है कि पहले प्रोडक्ट के ऊपर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, फिर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, फिर वो ग्रोथ होती है, फिर वो जाके मेच्योर हो जाती है, और मेच्योर होने के बाद वो लाइक डाउनफॉल की तरफ जाती है अगर आप उसमें कुछ इनोवेशन नहीं करते। अगला वो कह रहा है कि गैप टू के अंदर आप क्या करोगे, मिस्टर ग्रोव बिजनेस इन द गैप टू फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब वो कह रहा है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर जो मिस्टर ग्रोव है, इसका बिजनेस कौन सी स्टेज में है, इंट्रोडक्शन की स्टेज में है या ग्रोथ की स्टेज में। तो आप अगर देखो ना तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर उसने पहले ही बताया था यहाँ पे, ड्यू टू एन एंटिसिपेटेड कॉन्टिन्यू इंक्रीज इन द सेल। जब आपकी इंट्रोडक्शन तो वो होता है ना कि जब आप पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तब तो आपको कोई जानता नहीं होता, आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ किसी को नॉलेज नहीं होता। वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ रही हैं, तो जब सेल्स बढ़ रही हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ऑप्शन हमारा ग्रोथ का राइट होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ का ऑप्शन राइट ऑप्शन होना चाहिए। मटेरियल का जो वेरिएंस हमने पढ़ा था कि मटेरियल का वेरिएंस कैसे आएगा, मटेरियल का 2 वेरिएंस थे, एक यूजेज वेरिएंस था और एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस था। तो हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे तो उसने एक्चुअल प्राइस पूछा है ना, तो प्राइस का मतलब ये है कि वो एक्सपेंडिचर या रेट का वेरिएंस पूछ रहा है। तो रेट के लिए हमने पढ़ा था कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो इज इक्वल टू वेरिएंस। अब उसने हमसे पूछ क्या लिया, एक्चुअल प्राइस, यानी कि यहाँ पे उसने बाकी सारा डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा दिया हुआ है, बीच में से ये पूछ ले। इसका मतलब ये है कि इस पूरे फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है और रिवर्स वर्किंग करके बीच में से प्राइस निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक्चुअल प्राइस पेड करनी है। क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है, क्या Cabrinda co-manufacture bulbs. The following figures are available. 500 kgs direct material were actually purchased. 500 का मटेरियल परचेज हुआ, एक्चुअल जो परचेज हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी जो है। The standard cost per kg 2.5 leading to a standard cost actual purchase 11,125। ठीक है, एक्चुअल परचेज स्टैंडर्ड कॉस्ट उसने, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये पर केजी दी हुई है, जो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल परचेज एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है। अच्छा, वो कह रहा है कि द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज यूजेज का एडवर्स दिया हुआ है, तो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, उसके बाद माइनस हमने इसको करना था किससे, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस।
पहली बात ये है कि स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है 2.25 और इज इक्वल, वो वहां पे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि वो हमें ना आगे वेरिएंस भी लिखना है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, अब एक्चुअल क्वांटिटी उसने हमें बताई हुई, जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस वो कितनी है। पहली बात ये है कि ये तो हमें गिवन ही नहीं है, ये तो एक्स है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी उसने कितनी दी हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी उसने दी हुई है ये एक्चुअली परचेज 500 kg मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस उसने कितनी दी हुई है 2.25, यहाँ पे भी आ जाएगा 500, वेरिएंस हमारे पास कितना आ रहा है 125 फेवरेबल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इस वेरिएंस को देख के ना सबसे पहले अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अगर फेवरेबल वेरिएंस आया हुआ है तो इट मींस कि वो स्टैंडर्ड प्राइस से ये वाली प्राइस कम होगी, स्टैंडर्ड प्राइस से ये वाली प्राइस ऑब्वियसली कम होगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है, तो वो कितनी आई होगी वो हमें चेक करनी है। अच्छा, 500 इंटू 2.2, 500 मल्टीप्लाई बाय 2.2, ये आपका आ गया 1100 माइनस एक्स कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये तो 500 एक्स आ गया, ये एज इट इज 500 एक्स आ गया होगा। तो अब हमने देखना है कि 125 कितने पे आएगा, यानी कि कितने का डिफरेंस होगा, तो 125 आएगा। नहीं, एक मिनट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल परचेज, हो सच यहाँ पे हम यूज करते होते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल परचेज, वो उसने दिया हुआ है ऑलरेडी, ये नहीं यूज करना हमने, ये वाला स्टेप हमें उसने खुद सॉल्व करके ही दिया हुआ है, वो है 11, 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 इंटू 2.25 है, तो मैंने सिर्फ 2 लिखा था, एक मिनट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू वेरिएंस। तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, अ, ये वाला स्टेप एक्चुअल क्वांटिटी 500 की इंटू ये वाला था 2.25, तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये तो एक्स कैलकुलेट करना है और ये 500 था, और इधर हमारे पास कितना आ रहा है 125 फेवरेबल। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 1125, वैसे वो उसने खुद कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इसकी प्राइस कितनी आई होगी, मतलब फेवरेबल वेरिएंस आया तो फेवरेबल वेरिएंस कितने का डिफरेंस, 125 का डिफरेंस आया होगा, तो वो किस तरह आया होगा, ये तो 500 एक्स है। अच्छा, अब 1125, अब आप देखो ये यहाँ पे आ, ये वाली वैल्यू वहां पे प्लस हो रही है ना, हम यूं ले जाएंगे 500 एक्स रिवर्स वर्किंग करते हुए, 500 एक्स हमने कैलकुलेट करना है, ऐसे आप करोगे 125, 1125 है ना, 1125, तो 125 उधर प्लस हो रहा है, 125 को इधर ले आओगे माइनस कर लोगे और 500 एक्स इधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब रिवर्स वर्किंग करते हुए 125 वहां पे पॉजिटिव है ना, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1125 में से 1125 माइनस 125 आप करोगे तो ये आ जाएगा 1000, 1000 इज इक्वल टू 500 एक्स, 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास $2। तो अब हम देखते हैं कि वाकई ये ऐसे ही वेरिएंस आता है या नहीं, यहाँ पे टू पुट करके भी देख लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी थी 500, एक्चुअल प्राइस कितनी हमने कैलकुलेट की $2, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी थी 500 इंटू 2.25 स्टैंडर्ड की जो प्राइस थी,
इज इक्वल टू 125। तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आ रहा है आपका 1125 इज इक्वल टू 125। कैसे पता चला? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोचा हुआ था कि 1125 की कॉस्ट लगेगी। स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा थी ना, एक्चुअल प्राइस कम आई है, तो 1000 की लगी है 125, फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने रिवर्स वर्किंग करके करना है। मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से पूछेगा कि बीच में कोई कोई चीज पूछेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि ये तो हमारा आ गया $2। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या पूछ रहा था? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन कीप यूज एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नियरेस्ट डॉलर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये तो अब हमसे पूछ रहा है कि यूज्ड हैव बीन यूज्ड एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नियरेस्ट। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेज वेरिएंस पूछ रहा है। यूजेज वेरिएंस कैसे आता था? पहला स्टेप तो हमने ये किया था ना कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस होता था, और इसका और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस का हम डिफरेंस लेते थे, तो हमारे पास ये प्राइस का वेरिएंस आता था। इसी स्टेप में एक बार ये यूज करते थे और इसको नए उसके साथ यूज करते थे। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इस फॉर्मूला में भी आ जाता था एक स्टेप इसका, और इसको हम माइनस क्या करते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और इसका वेरिएंस आ जाता था यूजेज का वेरिएंस। ठीक है, अब हमने ये चीज देखनी है कि हमें क्वांटिटी देखनी है कि कितनी आ रही है। उसने वेरिएंस दिया हुआ है ना, ये देखो, ये वेरिएंस उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बना? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस आपका आ रहा है 45 नेगेटिव, यानी कि एडवर्स में आ रहा है आपका। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्टेप तो हमने सॉल्व किया, वह 500 मल्टीप्लाई बाय 2.25 था। ठीक है, ये तो ऊपर हमने अभी किया था ना, 500 मल्टीप्लाई बाय 2.25, थोड़ी देर पहले किया था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए चाहे देखनी है कितनी है, ये तो हमारे पास एक्स है, हमने यूज करना है, कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस आपकी है 2.25, इधर आपका आ जाएगा 45 एडवर्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है, लाइक क्वांटिटी कितनी यूज हुई होगी। तो इसको तो हमने कर लेना है 500 इंटू 2.25, 500, ये तो आ गया था पहले जो कैलकुलेट हुआ हुआ था, 1125 माइनस ये तो एक्स ही है, मल्टीप्लाई बाय 2.x इंटू 2.25 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एडवर्स वेरिएंस है, तो एडवर्स वेरिएंस को हमने ये चीज देखी, हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये है, यूजेज का वेरिएंस हमारा जो आ रहा है ना वो एडवर्स आ रहा है। एडवर्स का मतलब ये है कि हमने जो, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोचा हुआ था, वो हमारी प्रोडक्शन जो हुई होगी वो कम होगी। एक्चुअल क्वांटिटी हमने सोची हुई है 500 हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि 500 यूनिट हमारे 500 kg। तो स्टैंडर्ड में हमने सोचा हुआ होगा कि कम लगेगी, बट एक्चुअल में ज्यादा लगी है, यानी कि इधर हमने प्लान जो किया हुआ होगा वो लेस लगनी चाहिए, और इधर हमारी ज्यादा लग रही है, ये कॉन्सेप्ट हमने बिठाना है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है इधर, कि 1125, ये 45 उधर प्लस हो रहा है, तो ये तो हम इसको इधर ले आएंगे, 1125 माइनस 45, क्योंकि उधर जाके प्लस हो रहा था ये, तो इधर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.25x। ठीक है, तो 1125 माइनस 45, ये आ जाएगा 1080, और हमें क्या लिखना है, 1080 इज इक्वल टू 2.25x। एक्स क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो आप इसको डिवाइड करोगे 2.25 से, तो आपके पास आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल टू एक्स, तो 480 की क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने इस चीज को देखना है कि वेरिएंस क्या आ रहा है, वेरिएंस
एडवर्स आ रहा है इसका मतलब ये जो स्टैंडर्ड है इसमें हमने प्लेन लेस किया हुआ था, एक्चुअली वो ज्यादा यूज हो गया होगा, मटेरियल एक्चुअली ज्यादा यूज हो गया होगा, ज्यादा कॉस्ट का। तो 480 हमारा इसका आंसर बनेगा, 480 इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को आगे वो हर क्वेश्चन के अंदर, हर एमटीक्यू के अंदर दो सवाल एटलीस्ट कैलकुलेशन के होते हैं और तीन सवाल थ्योरी के होते हैं, या तीन थ्योरी के होंगे और दो कैलकुलेशन के होंगे। तो इस तरह से एमटीक्यू आपका बन के आता है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू लीड टू द वेरिएंस स्टेटेड अबाउट, कि जो आपके ऊपर वेरिएंस आए हुए हैं उसके लिए आप देखो कि कौन से वाले वेरिएंस मतलब ऊपर हमने दिए हुए हैं, किस तरह हमें पता चलेगा लाइकली टू लीड कौन सा वेरिएंस होगा। कह रहा है कि लोअर क्वांटिटी डायरेक्ट मटेरियल हैज बीन परचेज्ड, क्या हमने लोअर क्वांटिटी का मटेरियल जो है वो परचेज किया है, या हायर क्वालिटी डायरेक्ट मटेरियल हैज बीन परचेज, ऊपर जो हमारा वेरिएंस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने लोअर क्वांटिटी खरीदी थी या हायर क्वांटिटी खरीदी थी अबव वेरिएंस के अंदर। तो अभी हम लोग देखें, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया तो वो 480 लोअर आ रहा था और हमारा ये वाला फेवरेबल वेरिएंस आ रहा था। फेवरेबल वेरिएंस हमारा कितना आ रहा था 125, तो जिसका मतलब ये है कि ये लोअर लोअर क्वालिटी डायरेक्ट मटेरियल परचेज था, तभी तो फेवरेबल वेरिएंस था ना। यानी कि आप देखो कि हमने सोचा हुआ था कि एक यूनिट टू मतलब मटेरियल जो खरीदेंगे वो 2.25 वाला खरीदेंगे, लेकिन $2 वाला खरीदा, तो लोअर क्वालिटी मटेरियल हमने खरीदा ना, लोअर क्वालिटी मटेरियल खरीदा, तभी तो फेवरेबल वेरिएंस आया था। हायर क्वालिटी का खरीदते तो शायद उसकी कॉस्ट $5 आती। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोन द स्टैंडर्ड प्राइस एंड क्वांटिटी एंड द एक्चुअल एंड प्राइस एंड क्वांटिटी रिलेटिंग टू द डायरेक्ट मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द पर्स। पूरा का पूरा ग्राफ आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द एरिया आर करेक्टली रिप्रेजेंट द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कौन सा वाला एरिया होगा जो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस के वेरिएंस को शो करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ को समझना है। ग्राफ के अंदर देखो एक्चुअल प्राइस दी हुई है और स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है, ठीक है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। हम किसको यूज करते होते हैं, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, लाइक इसी तरह से हम यूज करते होते हैं ना, कि इन दोनों के डिफरेंस है। आप देखो कि एक्चुअल प्राइस आपकी स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है, ये ये वाली आपकी स्टैंडर्ड प्राइस बन रही है और ये वाली आपकी एक्चुअल प्राइस डब्ल्यू पे बन रही है। डब्ल्यू पे आपकी एक्चुअल प्राइस बन रही है और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी, क्योंकि हमने क्या करना होता है एक्चुअल क्वांटिटी के साथ देखना होता है दोनों को। स्टैंड आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस करते होते हैं माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस करते होते हैं। तो हम लोग दोनों को एक्चुअल क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो ये वाली स्टैंडर्ड प्राइस हमने यूज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज ही नहीं करनी। आप देखो ना प्राइस वेरिएंस के अंदर इस फॉर्मूला के अंदर कहीं पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, नो, फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्या आना चाहिए फॉर्मूला के अंदर, वो कह रहा है ए पी एक्चुअल प्राइस, डब्ल्यू हायर है, जी स्टैंडर्ड प्राइस है, यानी कि ये एक्चुअल प्राइस है और जी स्टैंडर्ड प्राइस है, और उसने आगे क्या दिया है पी, पी का सॉरी एस पी स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मूला में आ रहा है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ए पी एक्चुअल प्राइस, वाई, वाई किस पे है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो फॉर्मूला में कहीं पे भी यूज नहीं होती, तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो ये चीज तो पहले ही निकल जाएगी। अच्छा, वो कह रहा है ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, डब्ल्यू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, वाई नो। जब वाई आ गया तो वाई तो यूज ही नहीं हो सकता, क्यों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो यूज ही नहीं करते। इधर वो कह रहा है एक्स, एक्स भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे है, ये भी यूज नहीं होगा। तो आपने ग्राफ को देखना है कि ग्राफ के अंदर ये फॉर्मूला साथ लिख लो, साथ लिख के उसको समझोगे किस तरह आ रहा है। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, आगे वो हमें क्या बता रहा है कि ओके, डेल्टा ऑप्शन के अंदर वो हमें ये चीज बता रहा है कि द फॉलोइंग स्प्रेडशीट, पूरी स्प्रेडशीट दी गई है, कंप्लीट द डायरेक्ट मटेरियल विद अ शो वेयर हैज बीन इंटर, मतलब हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला इंटर करना है, कैसे ये होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएगा डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। हमने कह रहा है कि स्प्रेडशीट के अंदर कंप्लीट करो डायरेक्ट मटेरियल के लिए विद ए के साथ, मतलब डायरेक्ट मटेरियल हम डाटा इंटर करेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड एक्चुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज का वेरिएंस कैसे होता है।
यूजेज का वेरिएंस कैसे होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हम लिखते होते हैं माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू वेरिएंस। हम ये करते होते हैं। तो हम उठा लेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज आ रही है। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, वो कह रहा है कि आपकी प्रोडक्शन इन यूनिट हुई है, तो टोटल केजी परचेज, जाहिर है टोटल केजी परचेज जितने होंगे वो एक्चुअल होंगे, तो ये सी है। और सी के अंदर सी 5 यूज होगा क्योंकि एक्चुअल टोटल क्वांटिटी हमने यूज करनी है। फिर हमने क्या चीज देखनी है, फिर टोटल क्वांटिटी को कॉस्ट पर केजी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट पर केजी कौन सी है, यहाँ पे देखो, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअली जितनी परचेज की वो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ये स्टैंडर्ड का कॉलम है और कॉस्ट पर यूनिट ये है, तो बी 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, सी एक्चुअल क्वांटिटी है C5 मल्टीप्लाई बाय B4 मैंने कर दिया, ये आ गया, माइनस माइनस मैंने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है वो कितने, ये वाले जो बजटेड प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन दी हुई होती है, किस में दी हुई है, इसमें हम एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो यूज हुए होंगे वो लेंगे, तो C2, ठीक है, C2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस लिखनी है, तो स्टैंडर्ड प्राइस B3 के अंदर दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस केजीज पर यूनिट, B3 इज इक्वल टू वेरिएंस, B3 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस इसकी ये दी हुई है B4, सॉरी ये स्टैंडर्ड की ये वाली प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाय B4, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस B4 है। तो आपने पहले इस टेबल को पूरा अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने क्वेश्चन को